आपको खुशामदीद कहता है। और आज मेरे मेहमान मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल हैं। मेयर की हैसियत से इन्होंने सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, इनका डंका रहा। जब MKM एक थी तो उस वक्त भी हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं ये नहीं कहूँगा कि नंबर 2 या नंबर 3, लेकिन सिंध में बड़ा नाम था। फिर मुत्तहदा तकसीम हुई, वापस आए और पूरे एक बार फिर सिंध में बल्कि सारे मुल्क में हलचल मचाई। और अब जो धड़े बंदियाँ ख़त्म हो के मुत्तहदा एक बार फिर सामने आई है, तो मुस्तफ़ा कमाल भाई को मैं एक नुमाया किरदार अदा कर रहा हूँ। कोई 2 ढाई से ऊपर हो गए, पता नहीं, मुझे याद नहीं एक से कितनी बार मैंने उनसे गुफ्तगू की होगी। और एक ख़ास ताल्लुक़ भी कायम हो जाए अगर किसी सीनियर सहाफ़ी का या एंकर का किसी सियासतदान से, तो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होती है कि हमारे यहाँ हम तो पुरानी रवायत के ज़रा सा आदमी हैं। इसलिए कोशिश करूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल भाई से जब एक अरसे बाद गुफ्तगू हो रही है तो सुनूं ज़्यादा उनकी और सवाल कम करूं। तो शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, आपने वक्त निकाला। जैसे मैंने कहा कि एक ताल्लुक़ ख़ास और आपको भरपूर तौर पर अमली तौर पर कराची का चेहरा संवारते हुए देखा है। गलियों मोहल्लों सड़कों में आपकी गाड़ियों में सफ़र किया है। बहुत ज़्यादा क़ुरबत मैंने कहा हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होता। अब एक नई हैसियत में आए हैं, तो मुझे ये बराह रास्त सवाल कर लूँ अगर आप इजाज़त दें तो? जी बिल्कुल, आप पूछें जो पूछना है मुजाहिद भाई। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपके तमाम अल्फाजों का, तमाम ख्यालात का, बहुत शुक्रिया। तो भाई 88 और फिर 90, बल्कि अगर मैं पहले चले जाऊँ 85, फिर 91, 93, 2 ढाई से ज़्यादा मुत्तहदा ने सिंध के शहरी इलाकों पे बल्कि सिंध पे राज किया। और कोई हुकूमत जो बनती थी या टूटती थी वो MKM के बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। लेकिन फिर -1 हुआ और हम 2008 में देख रहे हैं कि MKM की सूबे में 25, 2013 में फिर 24 और 2018 का जो आखिरी इलेक्शन हुआ उसमें 7। इसी तरह अगर हम देखें कौमी असम्बली में भी 51, ये सूबे में नहीं, और सूबाई असम्बली में 51 और अब कोई 6 रह गई। तो ये जो अब आ गया, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, 2024 कराची की 22 या सिंध की मजमूई तौर पर 160, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में अब जब आप मुत्तहद हैं तो इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं मुस्तफ़ा भाई? मुजाहिद भाई, 2018 के इलेक्शन को आप बेंचमार्क नहीं बना सकते। तो सारी तमाम आपने जो तारीखें बताई हैं उसमें सिर्फ 2018 का ऐसा इलेक्शन है जहां पर MKM के पास 7 सीटें हैं और तकरीबन प्रोविंशियल असेंबली में कोई 22 के करीब, 20 या 22 के करीब सीटें सारी मिलाकर। तो ये 2018 का इलेक्शन जो है वो बेंचमार्क नहीं है, क्योंकि 2018 का इलेक्शन जो जीता वो भी नहीं मानता और जो हारा है वो तो मानता ही नहीं है। और पूरे पाकिस्तान को अब ये पता है, इट्स नो मोर अ सीक्रेट कि 2018 का इलेक्शन जो रिग्ड किया गया था, RTS सिस्टम को बैठाकर जो है वो अपने रिजल्ट, अपनी मर्जी के रिजल्ट बनाए गए थे। आज की MKM मैं समझता हूँ और हम प्रूव करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, बहुत मुनज़्ज़म और मुत्तहिद MKM है। एक नए जोश जज्बे के साथ है। जो टीरिंग प्रॉब्लम्स थी वो सारी जो है वो हल हो गई हैं 1 साल के अंदर, और हम अपनी 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस इलेक्शन में देखिए, आप आगे की बात करने के उससे पहले भी तो जो आप कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन रिव्यू हुए या उससे पहले हुए, लेकिन 85 के बाद इलेक्शन होने में भी कहते हैं कि सिंध के शहरी इलाकों में आप इतने ताकतवर थे कि यकतरफा इलेक्शन होते थे, ठप्पे लगाए जाते थे, दूसरे उम्मीदवार को खड़ा नहीं होता था। और तो और आप जिसको चाहते थे, सरदार नबील गबूल जो लियारी में नहीं जीत सकता था उसको लाके फेडरल बेरिया से जिता देते, 1,24,00,000 वोट देते थे। तो उस ज़माने में मुझे नहीं इल्म के उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, उसके सबब इतनी पावर थी, या एक आदमी था जिसके सबब थी, ये जिसके एक कॉल पर होता था। क्यों अब वो चीज़ें आपके पास नहीं है? मुझे नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट से कितने करीब हैं, -1 भी हैं और अब ओपन फील्ड है। तो हम कैसे आपकी बात मान लें कि 2024 में आपको कामयाबी होगी? नहीं, आप हमारी बात बिल्कुल ना माने, आप सब्र कर लें थोड़ा सा, और 2024 आ जाएगा, इलेक्शन की डेट आ जाएंगी और हम आपको इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो प्रूव कर देंगे।
नंबर वन ये। नंबर टू ये कि देखिए आप जिस ज़माने की बात कर रहे हैं ठप्पे लगाने की या मुजाहिद भाई, दूसरी बातें, आपके पास पावर होती है, लोग होते हैं, तो फिर आप ये वाला भी काम करते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास पावर ना हो, लोग आपके साथ ना हो और आप ये काम जो 30 सालों से करते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप जब जीत रहे होते हैं तो आपने हो सकता है कि कुछ थोड़े से वोट अपने जो ज़्यादा डाल लिए हों, लेकिन पाकिस्तान में कौन सा इलाका है जहाँ जिसकी चलती है और वहाँ पे अपनी चलाता नहीं है? पूरे पाकिस्तान में जिसकी जहाँ चलती है। ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम यहाँ एमक्यूएम की पॉपुलैरिटी नहीं थी और एमक्यूएम ने पॉपुलैरिटी नहीं होने के बाद जो इलेक्शंस वो जीते हों, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि लोगों की हिमायत से सब कुछ हो रहा होता था। लोगों की हिमायत, आज हमने बड़े बड़े जलसे करके ये प्रूफ किए कि ये बात पिछले 4 महीनों में कि हमारे पास जितनी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं, जो हमारा एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल पूरा सेटअप गैल्वेनाइज हुआ है माशाल्लाह से, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि ये शहर किसका है। और उसके ऊपर जो 15 सालों से पीपल्स पार्टी की नाअहलियाँ हैं, करप्शन है और उनकी बैड गवर्नेंस है, इसने हमें और कॉम्प्लीमेंट किया। हमसे अच्छा काम करके कोई हमें रिप्लेस नहीं कर सका ना। अगर हमसे कोई अच्छा काम कर लेता, हमें रिप्लेस कर लेता, तो आज जो है वो ये पार्टी इसका नाम निशान मिट जाता, लोग मर्ज हो जाते उस काम करने वाली पार्टी में। लेकिन हमसे अच्छा काम किसी ने किया नहीं। तो हम नहीं कह रहे कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सारे बुरों में कम बुरे हैं और रोजाना अपनी बुराइयों को और कोताहियों को कम कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। आने वाला वक्त एमक्यूएम का है इंशाअल्लाह। लेकिन आने वाला वक्त तो अभी अब देखेंगे मुस्तफा भाई। लेकिन आप अगर सारी खराबियों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मैं ख्याल में से नहीं होगा कि कितनी बार आप शरीक रहे, लेकिन अब आप जाके जाती उम्र की दहलीज पे गए, दोबारा फिर शरीफों के पास गए, उन्होंने कितनी बार हुकूमत करी, उन्होंने क्या दिया? आप तो पहले कहते थे सब वफाक खा गया, पंजाब ने हमसे छीन लिया, आज उन्हीं के पास आप चले गए उनकी हिमायत लेने, उनकी पुनाई लेने। उन्होंने क्या दिया इसको जो आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने की कारकर्दगी देखें? देखिए उनकी एक तो डायरेक्ट सिंध में हुक्मरानी नहीं रही है ना अभी 15 सालों से। दूसरी ये कि 16 महीने एमक्यूएम इसी PMLN की हुकूमत का हिस्सा थी और हमें एक बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि जब सेंसस मरदमशुमारी में पीपल्स पार्टी के इन्यूमरेटर्स और DCs ने 7 अप्रैल को ऐलान कर दिया कि कराची की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है और इलेक्शन सेंसस के डेट ख़त्म हो गए। तो हमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और एहसन इकबाल ने 5 दफ़ा वज़ीर आज़म मिले, 11 दफ़ा एहसन इकबाल मिले। उन्होंने हमारे सबूत व शवाहिद देखने के बाद डेट्स बढ़ाई, 15 दिन। 7 अप्रैल से 23 जुलाई को जब जाकर मरदमशुमारी कंप्लीट हुई है तो कराची की आबादी 1 करोड़ 30 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 3 लाख पर जाकर क्लोज हुई है। ये जो 73 लाख लोग हमने बाजियाब कराए हैं डेट ख़त्म होने के बाद पीपल्स पार्टी के चुंगल से, वो हमने PMLN की उस हुकूमत की मदद से। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, खुशगवार। 1 करोड़ आपने 23 लाख बाजियाब कराए हैं, लेकिन 2 करोड़ 40 लाख यंग वोट भी आया है जो कहते हैं वो नून लीग का नहीं है। खाली आपने अगर बाजियाब करें, फिर अगर आप आज कह रहे हैं कि एहसन इकबाल ने दिखाया है कि शरीफों के चेहरे बदल गए हैं, क्या इनका माजी आप जमानत देते हैं कि वो माजी की तरह नहीं करेंगे? क्या आपकी जमात के साथ जो कुछ बैंड किया या कुछ उन्होंने किया, कि आप सब भूल गए बातें? किस बात पर आपने कौन सा मुआहदा किया है? और अगर मुआहदा किया भी है तो कौन सा मुआहदे की पायदारी की होगी पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने आपके साथ, या आपने फिर कितनी खिलाफ वर्जी, उसमें बाद में बात करूंगा। मैं कह लूं, मैं मुजाहिद भाई मैं बात कर लूं, आपके सवाल का जवाब दे दूं? बिल्कुल। जी ऐसा है कि हमने पाकिस्तान के मसले का हल पेश किया अभी आज से 20 दिन पहले। वह 3 आइनी तरामीम हमने पेश की हैं कि जिससे इख्तियारात और वसाइल सूबे के जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर 18वीं तरमीम के नाम पर जो सूबाई खुद मुख्तारी हासिल गई और वो सूबाई खुद मुख्तारी वज़ीर आला हाउस में आकर पार्क हो गई, उसका नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आया, तो इसकी वजह से सारी खराबियां पैदा हो गई। हम अब मसले को हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं, उसके लिए हमने 3 आइनी तरामीम प्रपोज की हैं और हमारा किसी से भी इल्हाक, किसी से
मुखालफत इस एक पॉइंट एजेंडे पे आईनी तरमीम पे। आज की अब एमक्यूएम 50 नुकाती आपको एजेंडा नहीं देगी, मुआहिदे नहीं करेगी, 30 नुकाती, 35 नुकाती, 50 नुकाती, कोई हमारे पास पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट एजेंडा, आईनी तरमीम, 3 आईनी तरमीम। अब उसके लिए आईनी तरमीम के लिए आपको पता है कि पंजाब की जो बड़ी पार्टी है उसके पास वजीर आजम का चांस होगा। अब मेरे पास पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टियां हैं, ऑप्शन है। एक है पीपल्स पार्टी, दूसरी है पीटीआई, तीसरी है पीएमएलएन। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी जगह नहीं बना सकी। जो लोग उनको शामिल हो रहे थे साउथ पंजाब में वो नहीं शामिल हो रहे, वो सारे पीएमएलएन में जा रहे हैं। जो बलूचिस्तान में शामिल होने थे वो नहीं हुए शामिल, वो सब पीएमएलएन में गए। पीटीआई का भी पता नहीं है क्यों जा रहे हैं, कौन भेज रहा है, बैठता है। सवाल ये आ रहा है वो क्यों जा रहे हैं, कौन भेज रहा है, सुन तो ले, आपको भी किससे कहा कि जाएं? मुजाहिद भाई सुन तो ले, अरे भाई सुन तो ले, पूरी बात सुन ले। तो तीसरी हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है, हमारे पास ऑप्शन जो है वो पीएमएलएन के अलावा कौन क्या रह जाता है। और उनसे जाकर हमने कोई मुआहिदा नहीं किया, जाकर कहा है कि हमारी आप अभी पाकिस्तान में किसी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आने वाली। जिसको भी वजीर आजम बनना है उसको पार्टियों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, फ्रेगमेंटेड मैंडेट आएगा। हमारे पास जो आए उसको ये पता हो कि हमने मांगना क्या है। हमने उनको जाकर आईनी तरामीम का मुसव्वदा दिया, उन्होंने इसको एग्री करा है, वर्बल एग्री किया है उन्होंने। उनकी टीम यहाँ पर आई, उन्होंने उसको एंडोर्स किया। फिर हम एहसन इकबाल साहब के साथ, उनकी टीम के साथ मिले, उन्होंने इसको मीडिया के सामने एंडोर्स किया। ये बहुत खुश आइन बात है। 70 सालों में पहली दफा आवाम की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल लाने की बात हो रही है। तो हमारे पास आइन और कानून से क्या आवाम की दहलीज को, आवाम के मसले होते हैं। आप एक तो पहली बात ये कि 18वीं तरमीम तमाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास हुई थी। आप 18वीं तरमीम को में तरमीम लाना चाहते हैं, क्या नून लीग इस पर एग्री कर रही है कि ये कह रहे हैं वो 18वीं तरमीम को आसमानी सहीफा है। आपने आप 73 के आइन को भी कह देंगे वो भी नहीं है, 73 का आइन भी नहीं है तो क्यों तरमीम किया आपने भाई? नहीं है ना, इंसान की बनाई हुई, इंसान की बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। आपने इतनी तरमीम क्यों की? अगर आसमानी सहीफा था तो ये 18वीं तरमीम लेकर क्यों आए? अब तो 22वीं तरमीम हो गई है, तो 23वीं तरमीम, 24वीं तरमीम में कोई मसला है? भाई भुट्टो साहब के जमाने में जब बनाया था उसके बाद 6 तरमीम आ गई, उनके रहते हुए 6 तरमीम आ गई। तो ये आइन कोई आसमानी सहीफा नहीं होता, उसके फंडामेंटल्स को कोई नहीं खत्म कर रहा। थोड़ा सा समझ लें इस वाली बात को कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी हुई है उससे सूबे खुद मुख्तार नहीं हुए, सूबे का वजीर आला खुद मुख्तार हुआ। हम कह रहे हैं सूबाई खुद मुख्तारी से पाकिस्तान बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान का आज पाकिस्तान चलने के काबिल नहीं रहा। सूबाई खुद मुख्तारी मसले का हल नहीं है, ये जो जिला खुद मुख्तारी है ये है मसले का हल। हमने जो फॉर्मूला पेश किया है मजीद उस 18वीं तरमीम को स्ट्रेंथन की है, हमने उसको स्ट्रेंथन किया है मजीद। अगर ये नहीं करेंगे तो 18वीं तरमीम को रोल बैक कर देगा। आज वजीर आला से नीचे का कोई इख्तियार और वसाइल को ट्रिकल डाउन करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। हमने वो मैकेनिज्म प्रपोज किया है। बरेली साहब यहाँ तक रुके हैं तो मैं चाह रहा था कि अगले सवाल की तरफ भी आता, लेकिन कैमरे के पीछे से देखा जा रहा है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर जल्दी हाजिर होते हैं मुस्तफा कमाल, सीनियर रहनुमा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने अमलन काम करके दिखाया है, इसीलिए आज इनका जब गुफ्तगू करते हैं तो मैं एंजॉय करता हूँ। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की थी। मज़ीद तारुफ की ज़रूरत नहीं मुस्तफ़ा भाई, चलें तरामीम को छोड़ देते हैं। अब 8 फरवरी का इलेक्शन, अव्वल तो आज भी मैंने देखा कि कुछ दिन पहले तक इलेक्शन कमीशन ने 17 दरख्वास्तें इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ कबूल की हैं। फिर आपने एक जमात को कहते हैं जी हाथ पैर बांध कर जो है उसको एरिना से बाहर फेंक दिया है, और इसीलिए जो है वो जो हमारे जो शरीफ बिरादरान कभी कोयटा पहुंचते हैं, कभी उनके नुमाइंदे कराची आते हैं कि वो समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ख़ास तौर पर ख़ुद उन्होंने पंजाब में देख लिया जब वो आप 21 अक्टूबर के बाद तमाम गार्डेड और गार्डों के साथ आए, फिर भी उन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा हो गया। पहले ये बात बताएं कि अभी तक जबकि सिर्फ 2 माह रह गए हैं,
आपकी पार्टी के कायद भी न सिर्फ ये कि शकू को शुबात का इज़हार कर रहे हैं, बल्कि उनका कहना यह है कि डॉक्टर खालिद मकबूल के साफ व शफाफ इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। मुस्तफा भाई, हमने जो है वो तवातुर के साथ एक साल से हम शिकायत कर रहे हैं कि ये जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए और जैसे कराए सबके सामने है कि डाकू जो है वो आते हैं और पोलिंग स्टेशन से पोलिंग स्टाफ और पोलिंग के डब्बे ले जाते हैं और 5 बजे छोड़ जाते हैं और वोट निकलता है पीपल्स पार्टी का और कोई उसकी जीत का ऐलान भी हो जाता है। अगले दिन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को अरेस्ट हो जाना चाहिए था, सैक हो जाना चाहिए था। वो एक साल जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं सबके सामने, वो आज तक पीपल्स पार्टी के वो उनके ताने बाने हैं मुबैना तौर पर, और वो आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उनके रहते हुए जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ऐसे कराए, हम समझते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर निसार दुर्रानी जो कि मेंबर हैं सिंध से, वो मालूम कर लें जाकर के वो उनका पूरा ख़ानदान, उनके रिश्तेदार सब पीपल्स पार्टी, वो खुद पीपल्स पार्टी के वर्कर टाइप आदमी हैं। उनके होते हुए जो हल्का बंदियाँ वहाँ हुई हैं, अभी जो एतराज़ात थे, हमारे सारे एतराज़ात यक जुम्बिश कलम यकसर रिजेक्ट कर दिए और पीपल्स पार्टी के सारे एतराज़ात जो है मान लिए गए। ये कैसे हो सकता है? ये उसने इत्तफाक क्यों है? तो ये हमने पॉइंट आउट किया है कि, और अभी से नहीं कर रहे, हम मुसलसल बोलते चले आ रहे हैं कि हमें लेकिन मुस्तफा कमाल भाई, आप बोलते चले आ रहे हैं, आप एक बार फिर वही गलती कर रहे हैं। आप एक बार फिर वही गलती कर रहे हैं कि एक बार जो सूबे में पार्टी इख्तियार में रही है, जो सिंध का अक्सरियती वोट खानदान को मिलता है, आप मादी की तरह फिर उनसे लड़ाई कर रहे हैं। और इस लड़ाई से आपकी और पीपल्स पार्टी की लड़ाई से आपकी क़यादत को, दोनों को नुकसान नहीं हुआ, सिंध के शहरी लोगों को हुआ। वो हुकूक से महरूम हुए। जब तक आप उनके साथ थे तो आपको वफाक में या सूबे में मिलता था, लेकिन आपने उनसे लड़ाई करके लोगों को महरूम किया। फिर वही गलती कर रहे हैं आप कि आप लाहौर में बैठी पार्टी, इस्लामाबाद पार्टी से हाथ मिला रहे हैं और जो कराची में पार्टी बैठी है उसके गिरबान में हाथ डाल रहे हैं। नहीं मुजाहिद भाई, तो आप मुझे मशवरा नहीं देंगे ना, ये वाला काम है आपके मशवरे पे थोड़ी करेंगे काम। आप ये सारा नहीं, मेरा सवाल है आपसे, हम जो है वो मेरा सवाल है आपसे, ये नहीं सवाल नहीं आपका, नहीं आप सवाल करें ना, आप सवाल करें, आप जो है वो इम्पोज ना करें, आप बातों को इम्पोज ना करें। देखें, आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने हमें बड़ा नवाजा है? क्या नवाजा है उन्होंने हमें? लोकल गवर्नमेंट खत्म कर दिया, सारे इख्तियारात वसाइल छीन लिए, सिस्टम चला रहे हैं यहाँ पर। वो 5 लाख 5.5 लाख नौकरियां दी हैं, एक आदमी नौकरी जो है वो इनके बड़ों ने कोटा सिस्टम राइज किया। इनकी ये नस्ल हमें कोटे पे भी कोटा नहीं देती। शहरी कोटा, जब देही कोटा खत्म हो जाता है, शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर शहरी कोटा खा जाते हैं। 15 सालों में एक कतरा पीने का पानी नहीं दिया इन्होंने। जो पानी हमारी लाइनों में आता था उस पर हाइड्रेंट बनाकर अरबों रुपए का पानी बेचते हैं। कचरे का कचरा कुंडी बन गया। मेरे जमाने में यह शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज ये दुनिया के 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड में शामिल है। पैसे खर्च कर रहे हैं, 22,000 अरब रुपए खर्च किए हैं अपने दौर हुकूमत में 15 सालों में। आज सिंध में 49,000 स्कूल हैं, 11,000 स्कूल घोस्ट हैं। 73 लाख बच्चा जिसकी एज है स्कूल जाने की, वो स्कूल नहीं जा रहा। आप बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने बड़ा कुछ दिया, हमें नवाजा, हम पागल हैं फिर कि उनसे लड़ाई करेंगे? लड़ाई तो अभी की नहीं है। वो यहां पर आकर जो अपने पैसे से जो गुंडागर्दी मचाई हुई है, जो सिस्टम मचाया, किसी की जमीन महफूज नहीं है, एक छत नहीं डाल सकते, पानी की चोरी करके आपको बेचते हैं शहर में। गजब खुदा का, 5.5 लाख लोग नौकरियां दी हैं, एक नौकरी कराची हैदराबाद के नहीं है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनाने में इनका वजीर कहता है कि मेरे होते हुए यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। कौन लोग हैं ये? और एरोगेंस देखें फिर आप इनकी बात सुने कि ये कब्जा करना चाहते हैं। आज क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर कह सकते हैं कि लाहौर को कराची जैसा बना देंगे? गटर में बच्चे गिर रहे हैं, बच्चे गिरकर मर रहे हैं, दुनिया चांद पर जा रही है। कराची जो कि पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर था, वहां आज हर तीसरे दिन हम गटर के ढक्कन नहीं लगा सके। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी। क्या बात कर रहे हैं आप मुझे हैरत है। मैं फिर सवाल करूंगा तो फिर आप कहेंगे मैं मशवरा दे रहा हूं आपको, हालांकि मैं तो नहीं दे सकता। नहीं, आप सवाल करें। आप
नहीं आप सवाल करें, सवाल करें, नहीं बिल्कुल सवाल जिसको जो मैंने सवाल किया, फिर आपने नून लीग ने क्या दिया वहां, उन पर क्यों नहीं अब आपके उसी तेजी उसी अरे भाई नहीं वहां आप क्या आपको दिया कराची को, वफाक में क्या दिया, क्या रेलवे अभी तक पड़ी हुई है, वाटर K21 अभी तक पड़ा हुआ है, कितने वफाक के मंसूबे बताऊं जो पूरे हुए, 1 खरब पर पहुंच गया, 10 बार उन्होंने इफ्तिताह किए शहबाज शरीफों ने। अब आप ये अजीब बात है कि तमाम मलबा आपने पील पाट में गिरा दिया, नून लीग पर खामोशी, फिर आप कहेंगे मशवरा दे रहा हूं। सुन ले मुजाहिद भाई, सुन ले मुजाहिद भाई, सुन ले। देखिए, नून लीग की सूबाई हुकूमत यहां पर नहीं रही है, ठीक है। हमने 2008 में जरदारी साहब जब 9-0 आए थे, उनको अजरक हमने नवाज शरीफ को नहीं पहनाया था, ठीक है। हमने जो है वो टोपी जरदारी साहब ने जो फारूक सत्तार को पहनाई थी, वो पूरी कौम को टोपी पहनाई। उसके बाद 2013 में पूरा लोकल गवर्नमेंट जो है वो ले लिया, सब कुछ पूरे शहर सारा जो है वो अपना सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। आज सिस्टम PMLN नहीं चला रही यहाँ पर। आप कैसी बात कर रहे हैं मुजाहिद भाई, आप इस शहर के रहने वाले हैं, फॉर गॉड्स सेक। आज ये सिस्टम सारा डॉक्टर आसिम सेंट्रल में चला रहा है, यहां पर कोई और लोग चला रहे हैं सिस्टम। आप पानी के कनेक्शन PMLN नहीं बेच रहे, यहां पर पानी के कनेक्शन पीपल्स पार्टी के लोग बेच रहे हैं। जमीनों पे कब्जा जो है वो इनका कौन है बंदा, वो जो लैंड ग्रैबर मशहूर है ना, मुझे वो जमीनों पे कब्जा कोई पंजाब से आकर नहीं कर रहा। क्या बात कर रहे हैं, 22,000 अरब रुपए हमारे टैक्सों के जो है वो लगा दिए। 5.5 लाख नौकरियां PMLN ने नहीं दी है, यहां पे पीपल्स पार्टी ने दी है। कोटा सिस्टम PMLN ने नहीं लगाया, पीपल्स पार्टी ने लगाया। फिर हम कब कह रहे हैं कि वो बड़े फरिश्ते हैं? आप उनके भाई, हमारे पास चॉइसेस क्या है? मेरे पास तो आज जो चॉइसेस हैं हम उन्हीं के पास जाएंगे ना। पीपल्स पार्टी हमारी चॉइस नहीं है, वो शहर पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका एटीट्यूड ठीक नहीं हो रहा। वो जो मैंने पहले भी ये बात की कि जो लोग पीपल्स पार्टी के नीचे की सेकंड टीयरशिप है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत उज़्मा की कुर्सी के रास्ते में बारूदी सुरंग बिछा रहे हैं। बारूदी, उनका लहजा सुने, उनकी बातें सुने, उनके कब्जे करने के प्लान सुने। पैसे से काम कोई है नहीं। आज भी ये आसरा है कि लंदन बॉयकॉट करेगा तो MKM को वोट नहीं मिलेगा तो ये जीत जाएंगे। अभी देख लेंगे हमें क्या होता है सारी चीजों में। तो मुजाहिद भाई, थोड़ा सा आप भी गुस्सा कम करें और थोड़ा तहम्मुल से हमारी बात, हमारे ऑप्शन समझने की और उसको सुनने की कोशिश करें। हमारे पास ऑप्शन नहीं है और हमने कौन सा मुआहिदा कर लिया है। हम तो पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे आईनी तरमीम के लिए कि अगर आप सूबे का नारा हमेशा के लिए बंद करना चाहते हो, आप हमारी 18वीं तवील अरसे बाद बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन में गैप हो गया है। मेरे सवाल को आप मशवरा, बल्कि आप समझ रहे कि जैसे मैं, खैर छोड़िए, अगली मुलाकात के लिए बाकी गुफ्तगू रखते हैं, क्योंकि अभी तो तबले जंग इलेक्शन का वजह है और अभी जो मैदान पे खिलाड़ी उतरे हैं सारे। तो शुक्रिया मुतबाए, और मेरी आवाज़ ज़रा ऊँची हुई है तो उस पर माजरत कि अगली बार आपके सामने बरारात बैठ कर गुफ्तगू करूँगा। शुक्रिया। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बड़े हैं और आप ये तो गुफ्तगू में तो ये बात हो सकती है सारी। मैं आप जिस तरह आप फरमा रहे थे, मैंने उसी तरह से जवाब देने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुजाहिद भाई। शुक्रिया मुस्तफा कमाल भाई। हमारे साथ मुस्तफा कमाल साहब थे, लेकिन एक और बड़ा इशू उस पर गुफ्तगू हम करना चाह रहे थे और वो है कश्मीर का, मगर ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। भारतीय जारियत जो पिछले 7 दहाई से जारी है और उसको मोदी सरकार के बाद तो एक और ज़्यादा बढ़ावा मिला, हत्ता कि उन्होंने कश्मीर की आइनी हैसियत को तब्दील कर लिया। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि आलम इस्लाम हो, चाहे गज़ा का फ़लस्तीन का मसला हो, कश्मीर, इंतहाई सफ़ाकाना उनका बेरहमाना सलूक है। और हाँ, हमारे हुक्मरान भी, उनका किरदार भी जो है वो सिर्फ यही देखते हैं कि मज़म्मती करारदादों से आगे नहीं बढ़ता, जबकि मोदी जैसा आदमी वह है वो एग्रेसिव तो सियासत करके अंदरून कश्मीर में तो कुछ कर ही रहा है, लेकिन बाहर भी आलम इस्लाम में जिस तरह उसने अपनी जगह बनाई है,
हमारे वज़ारत ख़ारजा के बाबुओं के लिए बहुत बड़ा सवाल है। कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू मैं हमेशा सरदार अतीक खान अहमद ख़ान से इसलिए करता हूँ कि इनकी फ़ैमिली, ख़ास तौर पर इनके वालिद मुजाहिद अव्वल जिन्होंने पहली गोली चलाई, और ठीक है कि इस पर एक अलग मौजू है कि इस्लामाबाद की हुकूमतों ने जब से मुजफ्फराबाद को अपना पाँचवा सूबा बनाया है उसके बाद कितना नुकसान पहुंचा है इस कॉज को। शुक्रिया सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब। ये एक अलग मौजू है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि हमारी खामियां, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी भी खामियां हैं जो मोदी इतना एग्रेसिवली जो है इस वक्त आलम इस्लाम में बड़ी बड़ी कौंसलों में बैठे हुए होते हैं। हम मंदूब की ऐसे नहीं बैठते, हत्ता कि सलामती कौंसिल के 16 अरकान जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, हम एक कश्मीर के लिए वो करारदाद पास नहीं करा पाते जो उस वक्त सर ज़फ़रुल्लाह खान ने जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में पास कराई थी। सरदार साहब जी मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया। मुजाहिद साहब ये जो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये बहुत अफसोसनाक है, मायूस कुन है, शर्मनाक है, और कश्मीरी आज सारी दुनिया में सरापा एहतजाज है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी और कश्मीरी अवाम भी इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। ये बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि मोदी ने कश्मीर के हवाले से जितने भी इक़दाम किए हैं, वो 370 हो, 35A हो, उसकी एब्रोगेशन हो, और लद्दाख जो है उसको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाना हो, और ये सारे इक़दाम जो हैं वो उन्होंने बार बार ऐलान करके और अपने उसका हिस्सा करार देके इंतखाबी प्रोग्राम का हिस्सा करार देंगे, तो ये सारे सिलसिले किए हैं। और इस पर साथ साथ हमारी तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी। हमें दुनिया को सेंसिटाइज करना चाहिए था। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में हम कश्मीर को कॉर्नर स्टोन कहते हैं, इसे अहम तरीन बुनियादी नुकता कहते हैं मसला कश्मीर को। तो ये हमें सिंताज के मामले में भी, ट्रीटी के मामले में भी ऐसे ही हुआ, और उसके बाद इस मामले में भी जो हुआ ये बहुत अफसोसनाक है कि मोदी ने नहीं अफसोसनाक। सरदार साहब आप माशाल्लाह दहाइयों से आप और आप फिर उससे पहले सरदार साहब लड़ते रहे हैं, वो तो करेंगे जब आपकी अपनी हमारी कमजोरियां और खामियां हैं। मैंने तो आपसे कहा ना उस वक्त जब सन 48 में जवाहरलाल की नौरी की मौजूदगी में जो है वो करारदाद पास नहीं का रेफरेंडम की करारदाद पास हुई थी। बाद के बरसों में जो है कश्मीरियों ने अपनी जद्दत से जिंदा रखा, लेकिन हमारी पार्टियां एक दूसरे से दस्तों करेब आए। वो तो यानी जो मैंने कहा जो गलती की तरफ जो इशारा मैं कर रहा हूँ, मोदी का आगे बढ़ना इसलिए तो है कि हमारी जो सियासी जमातें इस मामले में भी नहीं है। आज भी मैं पढ़ रहा था कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं पड़ोसियों से ताल्लुकात करने चाहिए, उस लोगों को कश्मीर का जिक्र कहाँ करते हैं। यही मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये बहुत अफसोसनाक है कि हमें इन मामला का ये हम कश्मीर के ऊपर मुजाहिद साहब ऐसा नहीं हो सकता कि हम रिएक्टिव पॉलिसी हो गई, हिंदुस्तान को इक़दाम करें और उसके जवाब में फिर हम तैयारी करना शुरू करें, बल्कि हमें प्रोएक्टिव कश्मीर पॉलिसी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हिंदुस्तान कर सकता है और उसके रास्ते में हमें क्या रुकावट पैदा करनी है। हमें सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए, हमें यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए, हमें 2 तरफा माहिदात से अलग हो जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान को इस बात का हुकूमत पाकिस्तान को इत्मीनान हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के इस तरह के जो फैसले हैं, अफजल गुरु के मामले में यही फैसला हुआ, बाबरी मस्जिद के मामले में यही फैसला हुआ, लेकिन मसला कश्मीर के बैनुल-अक़वामी तौर पर तयशुदा मसला है। इस मसले में इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं उससे हिंदुस्तान मैंने इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये जो इन्होंने भी जो आईनी खिलाफ वर्जी की है कि इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकते हम कि उसकी जो आईनी हैसियत तब्दीली को इंडोर्स कर दिया वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने। अक़वाम मुत्तहिदा में जा सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल को सेंसिटाइज कर सकते हैं, हम इस फैसले के खिलाफ अपनी पोजीशन वाज़ेह कर सकते हैं, हम शिमला मायदे से वापस आ सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त कर सकते हैं ना कि अब तो जो आपका मुस्लिम ब्रदर्स मुस्लिम मुल्क तो मोदी के साथ जाके खड़े हो गए, वो तो इसराइल के साथ जाके खड़े हो रहे हैं। देखिए एक हादसा हुआ इसराइल वाला और सारी दुनिया की तरजीहात तब्दील हो गई। बहरीन जैसे मुल्क को भी अपना सफीर, इसराइल का सफीर निकालना पड़ा। तो ये जो इस तरह के गलत रवाबत है, ये रवाबत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते। हिंदुस्तान को भी आपने देखा कि ये जो कनाडा में सिख का वाक़ा हुआ और कतर में जो उसके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पकड़े गए, उसके नतीजे में बरतानिया ने और अमेरिका ने राह के सारे नेटवर्क से वहाँ से उठा के हिंदुस्तान वापस भेज दिया है। तो दुनिया में कई हादसा ऐसे भी होते हैं जो कई दफ़ा आपको सपोर्ट कर जाते हैं, फेवर कर जाते हैं, लेकिन हमें इस सारी सूरत
हाल से इस्तेफादा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बड़ी बुनियादी बात है। हम बहुत ताखीर से कश्मीर के मामले पर हमारी पॉलिसी जो है पिछले चंद सालों से उसका मुसलसल उसमें रुबा सवाल है और उसमें कमजोरियाँ वाक़ा हो रही हैं। हमें चाहिए कि कौमी कश्मीर पॉलिसी तश्कील दें, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करें, जो दुनिया में हमदर्द मुल्क है उनको ऑनबोर्ड करें और हिंदुस्तान के साथ हम ताल्लुकात के खिलाफ नहीं है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस सारी बात के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि हमें हिंदुस्तान के साथ सारे ताल्लुकात को मसला कश्मीर के साथ मशरूत करना चाहिए, मसला कश्मीर के पुरअमन हल के साथ मशरूत करना चाहिए। इतनी बात नहीं है कि हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम हुई और कामयाब हुई। इससे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के जो इक़दाम हैं वो मसला कश्मीर के पुरअमन हल के रास्ते बंद कर रहे हैं, सारी सूरत हाल को अस्थिर की तरफ धकेल रहे हैं, जंग की तरफ धकेल रहे हैं और एक बार फिर पुरअमन हल के जो रास्ते से जो इंकरार पैदा होते हैं उसको हिंदुस्तान बंद करता है। और ये बड़ी खतरनाक बात है कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे भी हिंदुस्तान की पॉलिसी में उन पर वो उसका रंग चढ़ गया और जो 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 फैसले हुकूमतें करती है वही सुप्रीम कोर्ट भी करता है और वही सारे इदारे करते हैं। इसलिए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को और अपनी कश्मीर पॉलिसी को बहुत एग्रेसिवली हमें परस्यू करना है, आगे लेके जाना है। और ये बहुत अच्छा मौका है कि हिंदुस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनके हवाले से हम सारी बात पर नज़रसानी करें। उसमें दो तरफा मायदे भी हैं और उसमें हमारे आलमी मायदे भी हैं। हिंदुस्तान की हालिया जो फैसले हैं ये इलाकाई और आलमी तमाम मायदों की खिलाफ वर्जी है, सिर्फ एक बात नहीं है। और उससे पार्लियामेंट के अंदर वो कानून बना रहे हैं, डेमोग्राफिक कम्प्लेक्शन चेंज कर रहे हैं और आबादी का त्रासद लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर वही मैं आपसे इत्तेफाक पूरी बात करता हूँ, लेकिन उसमें हमें अपनी कमजोरियों अपनी खामियों को भी तस्लीम करना चाहिए जो कि हैं। इसीलिए वो भारत को इस बात का मौका मिल रहा है। आखिर में ऐसे ही है ना सरदार साहब, ये बात तो हकीकत है ना अपनी जगह। दाखिली सियासी अदम इस्तेहकाम से इस्तेफादा कर रहा है, उसे हमें दूर करना चाहिए। हमें अपने माशी इस्तेहकाम पर तवज्जो देनी चाहिए, उसका इस्तेफादा कर रहा है। हमें कश्मीर पॉलिसी और पॉलिसी हमारी जो है उसके मामले में हमें नज़रसानी करनी चाहिए और तरजीहात का तयन करना चाहिए। और तरजीहात में सारी दुनिया को अगर मालूम हो कि हम कश्मीर के ऊपर हमारी क्या पोजीशन है तो मैं समझता हूँ कि काम करने में दुनिया को बहुत आसानी। ठीक है, मोहतरम सरदार अतीक अहमद खान साहब साबिक कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म रहे और उनकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा अहम किरदार है। भारत ने जिस तरह ख़ास तौर पर क्योंकि आलम इस्लाम हो, ब्रादर इस्लामी मुल्क हो, इनकी बेहिसी फ़लस्तीन में भी आप देख रहे होंगे और कश्मीर में भी, इसीलिए भारतीय जारियत यानी वहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी मोदी की ज़बान बोलने लगा है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद विल्ड को इजाज़त दीजिए।